हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज आप लोगों के लिए है मेरे पास में मॉक टेस्ट का सीरीज। जी हाँ, पहला टेस्ट सीरीज आ चुका है। अब पहला दूसरा तीसरा कितना होता है पता नहीं, लेकिन इस वक्त में अपने सामने है अक्टूबर 2020 के लिए आप लोगों का एमटीपी। जी हाँ, आप लोगों में से कई लोगों ने एमटीपी हो सकता है कर लिया हो, चलिए नहीं भी किया है और कर भी लिया है तो आइए मेरे साथ में एक बार फिर से कर लीजिए एमटीपी। जी हाँ, मॉक टेस्ट पेपर है इस बार का। आइए डिस्कशन करना शुरू करते हैं फटाफट से। और जैसा आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहला जो पोर्शन आप लोगों को दिया है वो पोर्शन है आप लोगों का केस बेस्ड एमसीक्यूज का। देन उसके बाद में एमसीक्यूज है और उसके बाद में हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो सबसे पहले 30 मार्क्स का आपका पोर्शन सीधा सीधा मैं स्टार्ट करता हूं यहां से डिवीजन ए। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इस तरह से है। मिस्टर अभिनव ज्ञान is a tech expert and one among the promoter of Dune Technology Limited DTL. He did his engineering from one of the prestigious IIT in CSE and then pursue masters in management from IIM. तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि एक पर्सन मिस्टर अभिनव ज्ञान हो गए और टेक्निकल एक्सपर्ट है, टेक एक्सपर्ट है और डीटीएल के ये हैं प्रमोटर भी। ठीक है, इन्होंने अपना इंजीनियरिंग आईआईटी से किया, प्रेस्टिजियस कॉलेज से किया है, साथ में आईआईएम से इनके पास मास्टर्स का डिग्री भी है, बहुत बढ़िया भी मैनेजमेंट में है। एंड ही स्टार्टेड डीटीएल 15 ईयर्स बैक। 15 साल पहले इन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया। डीटीएल इज अ फेमस फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस एंड मैनी अदर्स। कंपनी वेंट इनटू अ पब्लिक अ डिकेड अगो बट नॉट लिस्टेड। मतलब पब्लिक में गई जरूर है लेकिन इन्होंने लिखा है कि नॉट लिस्टेड। Since DTL is expanding its operation in a wake of opportunities arise out of industrial revolution, hence willing to retain the profit for growth of the company. कंपनी चाहती है कि भाई अब चीज़ें आगे बहुत चेंजेस होने वाला है चीज़ों में, सिचुएशंस के अंदर, तो कंपनी अपने प्रॉफिट को अपने पास में रोक करके रखना चाहती है ताकि फ्यूचर ग्रोथ में काम आए। बट शेयर होल्डर आर सीकिंग डिविडेंड, लेकिन शेयर होल्डर्स को चाहिए डिविडेंड। बिकॉज फॉर शेयर होल्डर लार्जर द बॉटम लाइन मीन्स लार्जर द डिविडेंड। क्योंकि शेयर होल्डर्स का अपना सपना मनी मनी का है कि बॉस अपने लिए तो बड़ी चीज क्या है, डिविडेंड मिलना चाहिए। द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 इज अनदर रीजन। चलिए अभी अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर भी कोविड आ गया भाई। द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 इज अनदर रीजन विच फोर्स द डायरेक्टर टू रिटेन द अर्निंग्स। और कोविड-19 की वजह से भी डायरेक्टर चाहते हैं कि बॉस अभी अपने को डिविडेंड रोक करके रख लेना चाहिए। After the closure of books of accounts 1920, director proposed the dividend of 10% against the expectation of 20% by the shareholder। हर किसी को उम्मीद के बराबर नहीं मिलता है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ। 20% रिक्वायरमेंट है, एक्सपेक्टेशन है शेयर होल्डर का, लेकिन उनको मिला है। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। बस मैं वही याद कर रहा था कि यार इस पे एक शायरी थी। ठीक है, तो 20% का एक्सपेक्टेशन है लेकिन 10% मिला है भाई। बट कंसिडरिंग द एक्सटेंडेड लॉकडाउन विच कॉजेज अ डिले इन डिलीवरिंग द प्रोजेक्ट result in deferment of revenue and additional cost, directors are of the opinion to revoke the dividend। अब वो चाहते हैं कि भैया डिविडेंड जो डिक्लेयर किया सो किया, प्रपोज जो किया सो किया, अभी उसको रिवोक कर दिया जाए। शेयर होल्डर सीक्स अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर फॉर ऑडिट ऑन ए कॉन्करेंट बेसिस। अब यहाँ पे शेयर होल्डर जो है वो सीधा सीधा सा चाहते हैं कि भाई कॉन्करेंट बेसिस के ऊपर शेयर होल्डर सीक्स अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर। वो चाहते हैं कि इंटरनल ऑडिटर जो है उसको अपॉइंट यहाँ पे कर दिया जाए। और एक सेकंड रुकिएगा बच्चे लोगों, मैं कंटिन्यू करता हूं क्लास को, लेकिन पहले एक मैसेज के ऊपर बात करनी पड़ेगी। चलिए चलिए चलिए, हो गया भाई, सॉल्यूशन हो गया यहाँ से। हाँ जी, चलिए कंटिन्यू करते हैं। बट कंसिडरिंग द एक्सटेंडेड लॉकडाउन विच कॉज अ डिले इन डिलीवरिंग द प्रोजेक्ट, जैसा आपको मैंने कहा कि रिवोक करना चाहते हैं, शेयर होल्डर चाहते हैं कि इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर दिया जाए फॉर ऑडिट ऑन ए कॉन्करेंट बेसिस। Whereas management of DTL states it does not require to appoint an internal auditor under the law and it will cause an unnecessary financial burden on the company। डायरेक्टर बोल रहे हैं सर जरूरत ही नहीं है और unnecessary कंपनी के ऊपर आ जाएगा फाइनेंशियल बर्डन। अब यहाँ पे बच्चों आपको लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कुछ समरी आप लोगों को यहाँ पर देके रखी है। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन पढ़ने से लग क्या रहा है अपने को कि एक पॉइंट तो अपने को क्वेश्चन पढ़ने से लग रहा है कि सर डिविडेंड का पॉइंट है, मतलब आगे जो क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे उसमें हो सकता है, बराबर। और दूसरा कहीं इंटरनल ऑडिटर के अपॉइंटमेंट का भी लग रहा है। चलिए साहब ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल आपको दे रखी है 45 करोड़ की, टर्नओवर 495 करोड़ का है। आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरोइंग्स आपको दे रखी है 105 करोड़ की, जिसमें
इंटर कॉर्पोरेट लोन्स जो हैं वो 25 करोड़ के भी हैं, और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट आपको दे के रखा है इन्होंने 22 करोड़ का। चलिए जी, जो बोला है कि टिल 31 जनवरी 2020, ठीक है, द आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट वॉज 30 करोड़। ओके, मतलब 31 तारीख तक 30 करोड़ का था, देन कुछ पेमेंट वेमेंट कर करके नाउ अभी डिपॉजिट जो है वो 22 करोड़ के इनके पास में, ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको दिया है। चलिए जी, अब इन्फॉर्मेशन चाहे जो भी हो, लेकिन देखना पड़ेगा क्वेश्चंस क्या दिया आगे, उसी के ऊपर सारी चीजें फैक्ट होगी। लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। मिस्टर ज्ञान, वन ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ डीटीएल, out of his saving bought 40,000 shares of another company TCS, बोले तो टाइम कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा कंसल्टेंसी नहीं है भैया, टाइम कंसल्टेंसी है, और फेस वैल्यू ऑफ ₹10। ऑन सच शेयर द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 इज ड्यू बट अनपेड बाय मिस्टर ज्ञान। ₹2 का फाइनल कॉल अभी तक बाकी पड़ा है। In the meantime, TCS declared the dividend at the rate of 15% out of the total dividend। बच्चों देखिएगा, टोटल डिविडेंड है 8.4 करोड़ का, जो डिक्लेयर किया है 31 अगस्त तक, ठीक है। इसमें से 42 लाख 0.42 करोड़ बोले तो 42 लाख का जो अभी तक अनपेड है 30 सितंबर तक, ठीक है ना। 42 करोड़ जो है वो अनपेड है एट द एंड ऑफ, ठीक है जी, यानी लास्ट तक भी इतना जो है 30 सितंबर के एंड तक बाकी पड़ा है। अब इसमें से आपको बोला कि ये जो 0.42 करोड़ यानी 42 लाख का जो ड्यू है, इसके अंदर से 12 लाख जो है वो अकाउंट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ लॉ, समझ रहे हैं आप लोग, लॉ के ऑपरेशन की वजह से डिविडेंड का पेमेंट नहीं हो पाया। अगर आपने सेक्शन पढ़ा है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि डिविडेंड टाइम पर देने का पेनल्टी वैसे तो 127 में लगता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से अगर डिविडेंड नहीं दिया जाए तो एग्जम्प्टेड किया हुआ है। उनमें से एक ऑपरेशन लॉ भी है, और उसके अलावा लीगल डिस्प्यूट भी उसमें एक रीजन है कि डिविडेंड किसको मिलना चाहिए, उसको लेकर के डिस्प्यूट है। तो करीबन 15 लाख का जो पेमेंट है वो इसलिए नहीं किया गया। द अनपेड डिविडेंड वॉज फाइनली पेड ऑन 12 दिसंबर। जो भी बचा हुआ डिविडेंड था वो 12 दिसंबर को उन्होंने पे कर दिया है। चलिए जी, मिस्टर ज्ञान केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। हम्बल बैकग्राउंड के हैं और एथिकल कमिटमेंट है उनके साथ में टू अपलिफ्ट द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं बाय प्रमोटिंग एजुकेशन टू चिल्ड्रन, बहुत अच्छी बात है, ऑफ द इकोनॉमिकली वीक सेक्शन। ही डिसाइडेड टू फॉर्म अ सेक्शन 8 कंपनी, चलो सर 8 सेक्शन 8 भी आ गई यहाँ पे, अराउंड 2 years बैक विद द सपोर्ट ऑफ फेलो प्रोफेशनल हु लेटर बिकम अ मेंबर ऑफ सच कंपनी। ठीक है साहब, वो भी कंपनी के मेंबर बन गए। हाँ बच्चों, रिसिप्ट आर एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, हेंस इट्स वाज डिसाइडेड दैट ज्ञान फाउंडेशन विल डिक्लेयर सम डिविडेंड टू मेंबर, कि भाई ये जो ज्ञान फाउंडेशन इन्होंने जो कंपनी बनाई सेक्शन 8 वाली, ये अपने मेंबर्स को कुछ डिविडेंड पे कर दे। तो 3 तरह की चीजें बच्चों अलग अलग इस क्वेश्चन के अंदर आपको सेटअप करके दिए। बड़ा सा क्वेश्चन है, इसलिए आपको मैंने कहा भी था कि केस स्टडीज को पढ़ने में कुछ टाइम जाने वाला है अपना, बिल्कुल जाएगा, एग्जाम के अंदर भी जाने वाला है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अबव फैक्ट आंसर द फॉलोइंग एमसीक्यूज आपको दिए हैं। 4 एमसीक्यूज यहाँ पे दे रखे हैं, 2 नंबर का एक है, टोटल 8 मार्क्स का आपका पोर्शन हो गया। सबसे पहले आपको दिया गया रिगार्डिंग अनपेड कॉल मनी बाय मिस्टर ज्ञान इन लाइट ऑफ डिविडेंड ड्यू टू हिम, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रुथ। अनपेड कॉल मनी उनके पास में जो है 40,000 शेयर पे उन्होंने ₹2 का जो पेमेंट नहीं किया है अभी तक, बराबर 80,000 का पेमेंट हो रहा है, उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहला, डिविडेंड कैन नॉट बी एडजस्ट अगेंस्ट द अनपेड कॉल मनी। दूसरा बोला है डिविडेंड ऑफ 48,000 कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट अनपेड कॉल मनी, ठीक है। द डिविडेंड ऑफ 48,000 कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट अनपेड कॉल मनी इफ कंसेंट इज गिवन बाय मिस्टर ज्ञान, कौन कंसेंट देता है भाई, और 64,000 का डिविडेंड कैन बी एडजस्ट अगेंस्ट द अनपेड कॉल मनी इफ कंसेंट इज गिवन बाय मिस्टर ज्ञान। अब बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें से आपसे पूछा कि कौन सा मैटर सही है, तो सबसे पहले तो देखिए उनका डिविडेंड है कितना, ठीक है। तो 40,000 है, और जैसा आप लोग देख रहे हैं कि 40,000 के हिसाब से अगर अपन बात करें तो कितना होता है भाई, 40,000 शेयर्स उनके पास में है, और उन्होंने अब तक इस पर दिया है 40,000 into 8, यानी इतने रुपीस का अब तक जो है वो पेमेंट किया गया है, बराबर समझ रहे हैं आप लोग। 3,20,000 का पेमेंट किया है, और इस पर डिविडेंड बनता है 15% का, जो होता है 48,000 का।
तो इतना अमाउंट जो डिविडेंड का है वो फाइनल कॉल का जो 80,000 है उसमें से एडजस्ट किया जा सकता है। बहुत सिंपल सा है। पेड अप शेयर कैपिटल पे दिया जाता है डिविडेंड, आप लोग जानते हैं। तो जितना पेड अप शेयर कैपिटल है उतना जो है उतना डिविडेंड हम उनको पे कर रहे हैं। तो सीधा सीधा सा आंसर आपको क्या लग रहा है बच्चे लोगों? बी नंबर आंसर करेक्ट लग रहा है कि डिविडेंड जो है वो 48,000 का कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द अनपेड कॉल मनी। बिल्कुल इतना डिविडेंड का अमाउंट जो है वो अनपेड कॉल के लिए एडजस्ट किया जा सकता है। बराबर, बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। क्या किया? नंबर ऑफ शेयर लिए, कितना पैसा पेड अप हो रहा है, 320 पेड अप है, उससे 15% अपने को पे करना है, वो अपन ने यहाँ पे सीधा सीधा सा पे कर दिया। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। Does DTL is required to appoint internal auditor under section 138? अब 138 की आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स बच्चों काम करती है, वो रिक्वायरमेंट्स आपको पता होनी चाहिए। और 138 की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या लगता है आप लोगों को कि यहाँ पे इनके ऊपर ये प्रोविजन लगने चाहिए क्या? तो हमने कहा कि सर ये अनलिस्टेड कंपनी इसलिए नहीं लगना चाहिए, लेकिन कई सारी अनलिस्टेड पे तो लगता है, ये पब्लिक प्राइवेट दोनों पे। अच्छा, पब्लिक कंपनी नो, बिकॉज पेड अप शेयर कैपिटल इज लेस देन 50 करोड़। थर्ड कहता है टर्नओवर इनका 200 करोड़ से ज्यादा है, और फिर हमने कहा कि इनका आउटस्टैंडिंग लोन जो है वो भी 100 करोड़ से ज्यादा है। अब बच्चों जहां तक बात करें हम लोग कैपिटल की, तो चलो वो तो 1 मिनट के लिए हमको समझ में आई, लेकिन टर्नओवर जो है वो बात, हाँ टर्नओवर की बात सही है। क्या कहते हैं आप लोग? टर्नओवर ही तो 200 करोड़ से ज्यादा का है। अभी पब्लिक कंपनी के लिए, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए टर्नओवर कितना है हमारा? 200 करोड़ का है, और 200 करोड़ से ज्यादा है तो लगना चाहिए। अब हमने कहा कि सर आंसर तो डी भी करेक्ट लग रहा है सर, आउटस्टैंडिंग लोन भी तो 100 करोड़ से ज्यादा का है। लेकिन बच्चों देखो, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है आउटस्टैंडिंग इनका जो वहां पे लोन्स और बोरोइंग से वो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह से होना चाहिए। इंटर कॉर्पोरेट वाला जो आप देख रहे हो, वो इंटर कॉर्पोरेट वाला सिर्फ कितना है? सिर्फ कितना है? 25 करोड़ का है। और अगर 105 में से आपने 25 लेस कर दिए तो इट मींस ये 100 करोड़ से कम का हो जाएगा। इसीलिए ये प्रोविजन यहाँ पे लगने वाला नहीं है। इसीलिए हमारा आंसर जो है वो सीधा सीधा सा जाने वाला है सी नंबर की। टर्नओवर जो है वो 200 करोड़ से ज्यादा का है, इसीलिए यहाँ पे बिल्कुल इंटरनल ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की रिक्वायरमेंट कंपल्सरीली वैसे भी अप्लाई हो रही है। चलिए जी, with reference to the declaration of dividend by ज्ञान फाउंडेशन। ज्ञान फाउंडेशन सेक्शन 8 कंपनी, मेरे ख्याल से सबको पता है कि सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड का डिक्लेरेशन नहीं कर सकती है। तो कैन डिक्लेयर नहीं हो सकता है ये, बराबर। कैन डिक्लेयर नहीं हो सकता है, कैन नॉट डिक्लेयर सी वाला ठीक लग रहा है, लेकिन ये कहना है 3 साल बाद दे सकते हो, कभी भी नहीं दे सकते हो आप लोग। तो सीधा सीधा सा डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट अपने को लग रहा है कि सेक्शन 8 कंपनी कभी भी डिविडेंड का डिक्लेरेशन नहीं कर सकती है। Now what will be the amount of penalty क्या लगेगी which TCS need to pay under section 127? TCS के अगेंस्ट पेनल्टी बताओ, क्योंकि लेट पेमेंट किया है बराबर से। अब जिसने भी 127 पढ़ा होगा, अगर उसका दिमाग यहां चलता है कि सर 1000 रुपए पर डे लिखा हुआ है, तो वो लिखा हुआ है कंपनी के डायरेक्टर्स के लिए। सेक्शन को वापस जाके देखना अच्छे से, ठीक है। कंपनी यहां पे लायबल है 18% पर एनम इंटरेस्ट भरने के लिए, जितना लेट पेमेंट हुआ, जिस अमाउंट पर लेट पेमेंट हुआ। ये चीज आपको यहां पे ध्यान में अच्छी तरह से रखनी चाहिए कि कंपनी उसके लिए ही यहां पे रिस्पॉन्सिबल होने वाली है। तो चलिए आइए सबसे पहले तो देख लेते हैं कि कितना लेट है, कितना पेमेंट है, कितना इंटरेस्ट किस पर लग रहा है। तो यहां से अपन चेक कर दें। आप लोगों ने देखा कि 31 अगस्त को डिक्लेयर किया 30 डेज में पेमेंट होना चाहिए, मतलब 30 सितंबर तक, लेकिन रियल पेमेंट 12 दिसंबर को हुआ है। तो अक्टूबर, देन नवंबर, बराबर, और ये दिसंबर, बराबर। यानी कि यहां पे सीधा सीधा सा हो गया 73 डेज का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 73 डेज का इंटरेस्ट बच्चे लोगों पे करना पड़ेगा। समझिएगा सर, लेकिन कितने अमाउंट पे करना पड़ेगा बच्चों? आपको 42 लाख में से 15 लाख करने पड़ेंगे लेस। सर क्यों लेस करवा रहे हो सर, बताओ बच्चों, पेनल्टी किस बात पे? ये जो 15 लाख रुपए का जो पेमेंट नहीं किया हमने या लेट पेमेंट किया, इसके लिए तो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि एक में ऑपरेशन ऑफ लॉ और एक में लीगल डिस्प्यूट है, बराबर। तो 42 में से 15 तो हमारे यहां पे चले ही गए, सीधे सीधे से हमारे चले गए 27 लाख जो है उस पर यहां पे इंटरेस्ट लग करके पेनल्टी लगनी चाहिए, मतलब वो ही पेनल्टी का अमाउंट आपका होना चाहिए, बराबर। तो हमने कहा सर कितना होगा बच्चों? पहले तो ये चीज समझ में आई आपको कि 27 लाख कैसे आए। देखिए इन्होंने बोला 8.4 करोड़ में से सिर्फ 42 लाख ही अनपेड थे,
उसमें भी 15 लाख का जो अमाउंट है उसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है, कंपनी एग्जम्प्ट है सेक्शन 127 के हिसाब से, तो हमारे पास में आता है सिर्फ 27 लाख। तो 27 लाख पे सबसे पहले तो 18% का इंटरेस्ट लगा दीजिए, 18% का इंटरेस्ट, और साथ में कर दीजिए 73 डेज का इंटू 73 डिवाइडेड बाय 365, यानी कि प्रॉपर अगर करूं तो 27 लाख इंटू 18/100 इंटू हो जाएगा 73 डिवाइडेड बाय 365 डेज का। इसको कैलकुलेट करके आप लोग देख लीजिएगा, बराबर कैलकुलेट करना ही है वो तो आपको करना पड़ेगा, और कैलकुलेट करेंगे तो आपका अमाउंट आने वाला है 97,200। यस, मेरा मैथ्स बहुत फर्स्ट क्लास है, बराबर। तो क्योंकि ये क्वेश्चन का कैलकुलेशन मैं देख चुका हूं बराबर से बच्चों, तो 97,200 सीधा सीधा सा हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर की। इतना पेनल्टी जो है वो लगने वाला है। और बच्चों ध्यान से समझिएगा, ये कंपनी के अगेंस्ट में पूछा है, सेक्शन वापस चेक करना। ये जो 1000 पर डे वाला जो सिस्टम है और जो इम्प्रिजनमेंट का है वो डायरेक्टर्स के लिए है, तो कंपनी के लिए पेनल्टी इसमें इतना है कि 18% पर एनम का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो 73 डेज का इंटरेस्ट जितना लेट पेमेंट हमने किया उसके ऊपर दे दिया। 97,200 हमारा आंसर है। सीधा सीधा आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी, तो अब आप देखें इतना बड़ा क्वेश्चन इन्होंने बनाया और उस पर ये एमसीक्यूज जो चाहिए थे वो सारे हमारे पास में आगे। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आपको लेके आता हूं, मिस्टर मोहित अग्रवाल इज द डायरेक्टर ऑफ सुपीरियर कार्बोनेट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। सही है, HCCL वॉज इनकॉर्पोरेटेड किया था इसको मिस्टर SK अग्रवाल ने, जो मिस्टर मोहित के फादर थे, 5 जुलाई 1995 को एज ए पब्लिक कंपनी। ठीक है, कंपनी एक्सेप्ट लोन फ्रॉम मिस्टर मोहित, डायरेक्टर से लोन लिया है 1.5 करोड़ का, डायरेक्टर से लोन लिया है, बराबर। और फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस एंड एक्सपेक्टेड टू रीपे आफ्टर 24 मंथ, 24 महीने में वापस से पे होगा बच्चों, बराबर से। डिपॉजिट्स की बात करूं तो मिनिमम 6 महीने के लिए एक्सेप्ट हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन ठीक है, तो 24 महीने के लिए आ रहा है, सही है। अब कंपनी इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड सच रिसिप्ट एज अ लोन एंड बोरोइंग अंडर नॉन करंट लायबिलिटीज में उन्होंने लिखा है इसको कि भाई ये तो नॉन करंट लायबिलिटी हमारी। एट द टाइम ऑफ एडवांसिंग लोन मोहित अफर्म इन राइटिंग, मोहित ने रिटर्न में लिख के दिया है कि दिस अमाउंट इज नॉट बीइंग गिवन आउट ऑफ फंड एक्वायर्ड बाय हिम, बराबर, बाय बोरोइंग्स, कहीं से उसने बोरो नहीं किया या कहीं से लोन नहीं लिया है, और जो भी डिटेल्स थी वो सारी की सारी डाली है। कंप्लीट डिटेल्स ऑफ सच लोन ट्रांजैक्शन आर फर्निश्ड इन द बोर्ड रिपोर्ट, उसमें सारी डिटेल भी दी गई है। ठीक है साहब। कंपनी हैज रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, पनोडा साहिब के अंदर है, जैसा आप लोग देख रहे हैं, ओंडा साहिब के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर है। एंड कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो सिचुएटेड है उनका देहरादून के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। चलिए जी, तो हिमाचल और उत्तराखंड, ठीक है। बट अराउंड 15% ऑफ मेंबर हुज नेम एंटर्ड इन द मेंबर रजिस्टर आर रेजिडेंट इन नैनीताल। चलिए भाई, तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस हिमाचल में है, कॉर्पोरेट ऑफिस उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में भी देहरादून के अंदर है, लेकिन 15% मेंबर जो है वो नैनीताल उत्तराखंड के अंदर रहते हैं, और नैनीताल में कंपनी का कम्युनिकेशन लाइसेंस ऑफिस भी है। तो मैनेजमेंट चाहता है कि क्यों ना रजिस्टर ऑफ मेंबर आपका जो है, बच्चों समझिएगा, रजिस्टर मेंबर की बात हो रही है, बराबर से, तो क्यों ना रजिस्टर ऑफ मेंबर इनका जो है वो मेंटेन कर लिया जाए। कहां पे मेंटेन कर लिया जाए बच्चे लोगों, ये चाहते हैं कि नैनीताल के अंदर ये रख लिया जाए, बराबर से। बहुत सीधा सीधा सा बात है। चलिए देखेंगे अभी कि क्या सिस्टम रहता है इनका और क्या सिस्टम नहीं रहता है। नाउ बच्चों, नेक्स्ट में आपको बोला है कि कंपनी कन्वेन इट्स 7th AGM, कंपनी ने अपना 7th AGM बुलाया। कब बुलाया? 10th of September 2020 को एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, बराबर। हाँ, नोटिस फॉर सेम वाज सर्व्ड ऑन 21st of August 2020। सीधा सा पॉइंट अपने सामने हो गया यहाँ पे कि कंपनी ने 7th AGM 10 सितंबर को बुलाया है, कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पे बुलाया है। नोटिस भेजा गया बच्चों 21 अगस्त को, यानी 21 अगस्त से अगर 10 सितंबर की बात करूं, क्वेश्चन क्या पूछा है मुझे नहीं पता, आगे क्या क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इससे इतना समझ में आ गया कि भाई मीटिंग का नोटिस तो कम प्रॉपर लग रहा है बच्चों। 25 दिन की रिक्वायरमेंट पूरी होती तो नहीं दिख रही है अपने को, बराबर से, लेकिन 78% से ज्यादा मेंबर जो थे, मोर देन, उन्होंने कंसेंट दे दिया कि ओके भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप AGM शॉर्टर नोटिस के ऊपर बुला सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। और उसके अलावा लॉकडाउन है, उनको लग रहा है कि 11 सितंबर से लॉकडाउन हो जाएगा वापस से, तो आप बिल्कुल 10 सितंबर को मीटिंग बुला लो। ड्यू टू अगेन आपके सेकंड क्वेश्चन में भी कोविड-19 आ गया भाई साहब, ये तो पीछे ही नहीं छोड़ रहा है, पेपर के अंदर भी आ गया अब तो। ऑन द बेसिस ऑफ अवर फैक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग MCQ, 3 MCQ छोटे से दिख रहे हैं, वो तो आपको कितने छोटे, बराबर। तो इस बार क्वेश्चन मीटिंग्स का, रजिस्टर मेंटेनिंग का ऐसा 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 निकल करके आया है, और डिपॉजिट का तो है ही है।
तो आपसे पूछा गया बच्चे लोगों बहुत सीधे सीधे तरीके से, विद रेफरेंस टू द लोन एडवांस बाय डायरेक्टर ने कंपनी को लोन दिया है, क्या वो डिपॉजिट में आएगा क्या बच्चों? पब्लिक कंपनी के केस में, प्राइवेट में तो कहा था डायरेक्टर के रिलेटिव का, लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में सीधा सीधा सा है कि अगर डायरेक्टर लोन दे रहा है, पैसा दे रहा है, तो डिपॉजिट की कैटेगरी में सर आने वाला नहीं है। आपने पढ़ा है तो नहीं है। मेरे पास दो ऑप्शन है, नॉट ए डिपॉजिट बिकॉज सच अमाउंट इज रिकॉर्डेड एज ए लोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जी नहीं, नॉट अ डिपॉजिट, बहुत सीधा सा डिपॉजिट नहीं है। और साथ में जो रिटर्न डिक्लेरेशन लेनी है, बिकॉज वाला वर्ड थोड़ा मुझे कम ठीक लगता है, रिटर्न डिक्लेरेशन उसने प्रोवाइड कर दिया है वैसे भी कि भाई पैसा किधर से कहीं से लोन पे उसने लिया नहीं है, खुद का भले ही पैसा है, खुद का पैसा यहाँ पे लगाया है, तो ये डिपॉजिट की कैटेगरी में आने वाला नहीं है। पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर से जो पैसा आ रहा है वो डिपॉजिट की कैटेगरी में नहीं लेते, हम एक डिक्लेरेशन ले लेते हैं और वो हमने यहाँ पे ले लिया है, बराबर। तो डी ऑप्शन इसका जो है बच्चों वो बिल्कुल ठीक जाता अपने को दिख रहा है, फर्स्ट क्लास का ऑप्शन है, बराबर, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पीक द राइट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एसएससीएल विलिंगनेस टू कीप एंड मेंटेन द रजिस्टर्ड मेंबर एट द लाइसेंस ऑफिस। अरे अपना कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा और किधर मेंटेन करना चाहते हैं भाई? सेक्शन नंबर 94 ऐसा कुछ पढ़ा है क्या अपन ने? बोलो बोलो बोलो, रजिस्टर के और मेंटेन कर सकते हैं? यस सर कर सकते हैं ना। लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या थी अपनी कि 1/10 मेंबर्स उधर रहने चाहिए और कोई रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है स्पेशल वाला, ऐसा कुछ है बच्चों। 128 से मिक्स मत करना, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का है कि उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट है, वहां बोर्ड डिसाइड करेगा, 7 डेज में बता देगा, काम हो जाएगा। यहां के लिए मुझे दिखता है सीधा सीधा सा 1/10 बच्चों एक जगह दिख रहा है, लेकिन इधर रहते कितने भाई? बोलो बोलो बोलो, इधर मेंबर 15% रहते हैं भाई, कोई टेंशन ही नहीं है अपने को, तो कोई टेंशन नहीं है, रहने दो। तो ये 1/10 यहाँ पे ठीक लग रहा है और 1/10 एक ही में है, तो मुझे ये आंसर सही लग रहा है। रजिस्टर मेंबर कैन कीप नैनीताल आफ्टर पासिंग एसआर पास करना पड़ेगा, जहां पे 1/10 से ज्यादा मेंबर रहते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। चलिए, तो सेकेंड वाला भी हो गया, बी सी नंबर ऑप्शन। अब थर्ड वाला देखो, एजीएम वाला, वो जो लेंथ ऑफ नोटिस है, शॉर्ट नोटिस के ऊपर आपने एजीएम बुलाई है, बुला सकते हो क्या सर? पब्लिक कंपनी बुला सकती तो है, लेकिन 95% मेंबर सर एग्री होने चाहिए, तभी पॉसिबल होगा, जिनको वोट का राइट है। और 95% जब तक रेडी नहीं हो तब तक पॉसिबल नहीं है। मेरे ख्याल से प्रोविजन सबको याद होना ही होना चाहिए भाई, बराबर। नोटिस के सेक्शंस याद है ना अपने को, शॉर्ट एंड नोटिस भी याद है, अपन 100 के बाद में सेक्शन 101, 102 सारे इसी तरह के सेक्शन धड़ाधड़ पढ़ते हैं। तो यस सर, 95% एक में ही दिख रहा है, तो मुझे तो बी ऑप्शन ही साफ दिखाई दे गया। नोटिस सर्व बाय कंपनी इज नॉट वैलिड बिकॉज शॉर्टर लेंथ जो है उसको कम से कम 95% का कंसेंट चाहिए होता है। सर सीधा सीधा हमारा मैटर है, काम इधर खत्म हो गया, टेंशन नहीं लेने का, इजी था। अगले सीधे सीधे एमसीक्यू पे आ जाइए, आज एमसीक्यू का काम तो हम लोग खत्म कर ही लेंगे। When a copy of the contract for the payment of underwriting commission is required to be delivered to register, अच्छा, underwriting commission का जो कॉपी होता है बच्चों, वो किस टाइम पे अपने को डिलीवर करना पड़ेगा भाई? किस टाइम पे डिलीवर करना पड़ेगा? जल्दी से सोच लीजिए। अंडरराइटिंग कमीशन का कॉपी हम रजिस्ट्रार को देते हैं 3 दिन पहले प्रोस्पेक्टस के, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ प्रोस्पेक्टस फॉर रजिस्ट्रेशन देते हैं, 3 दिन आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्रोस्पेक्टस फॉर रजिस्ट्रेशन देते हैं, या 5 दिन बाद में देते हैं। बच्चों क्या कहेंगे? बहुत सीधा सा है, जब प्रोस्पेक्टस दे रहे हो तो उसी के साथ पे तो देते हैं, तो बी नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। चलिए जी, पृथ्वी सीमेंट लिमिटेड इज डिजायर्ड टू इशूइंग डिबेंचर कैरिंग वोटिंग राइट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज बेस्ट सूटेड इन सच अ सिचुएशन? अभी डिबेंचर इशू करना चाह रहे हैं वोटिंग राइट के साथ में, बोलो बच्चों बोलो सर, हमने तो पढ़ा हुआ ये वोटिंग राइट के साथ डिबेंचर तो पॉसिबल ही नहीं है, कैन नॉट इशू। तो अब ये कैन इशू तो छोड़ दीजिए, हो ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल है। डी नंबर ऑप्शन सीधा दिख रहा है, 1 नंबर आपको मिल गया। Which of the non-financial matter auditor is required to report in his report? अच्छा, इनमें से कौन सा ऐसा मैटर है बच्चों जो फाइनेंशियल मैटर नहीं है लेकिन यहां पे ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के अंदर देने वाला है? कंपनी ऑडिट वाले चैप्टर में सेक्शन 143 आप लोग पढ़ते हो, उसमें ऑडिट रिपोर्ट आप पढ़ते हो, उस ऑडिट रिपोर्ट में कई सारे कंटेंट लिखने पड़ते हैं। नॉन फाइनेंशियल कौन सा है? ढूंढते हैं। एम्प्लॉइज अगर अपॉइंट होते हैं ड्यूरिंग द पीरियड कवर्ड बाय ऑडिट मीट द रिक्वेस्टेड एजुकेशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है भाई, तो मुझे तो ये भी नॉन फाइनेंशियल मैटर लग रहा है, लेकिन ये मैटर ऑडिट रिपोर्ट में तो आता ही नहीं है ऐसा कुछ। नॉन फाइनेंशियल तो है लेकिन ऑडिट रिपोर्ट में कहां आता है? वेयर एवरी पेज ऑफ मिनट बुक ऑफ जनरल मीटिंग्स फुल सिग्नेचर विग्नेचर, ये भी नॉन फाइनेंशियल लग रहा है, लेकिन ये अपनी ऑडिट रिपोर्ट में तो नहीं आता है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को प्रॉपर मैनेज किया, ये भी नॉन फाइनेंशियल मैटर लग रहा है, लेकिन ये कहीं पर भी कंपनी के ऑडिट की रिपोर्ट में ऑडिटर नहीं डालता है।
लेकिन ये पॉइंट अपने को जरूर लग रहा है बच्चे लोगों, एनी डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई, यस 1433G में दे रखा है ये, मेरे ख्याल से देखिएगा भाई, सेक्शन वेक्शन आप चेक करना, whether any director is disqualified from being appointed as a director under section 164(2), yes disqualification वाला नहीं, ऑडिट रिपोर्ट वाला, जहां अगर किसी डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर अगर एक से ज्यादा कंपनी का डायरेक्टर भी है और उस कंपनी ने 3 इयर्स तक, याद आया आप लोगों को प्रोविजन, 3 साल तक एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट नहीं किए हैं, तो वो बंदा जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, जहां पे है वहां से भी पोस्ट वैकेंट हो जाएगी और अगले 5 साल तक वो किसी भी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो पाएगा। ये डिस्क्वालिफिकेशन आ जाती है उसके सर पे और वो ऑडिटर को लिखना पड़ता है अपना रिपोर्ट में। चलिए जी, तो ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट है, सेक्शन 143 के अंदर कवर होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये पे रिपोर्टिंग जो है, आप कहेंगे सर 143 का है सर, यहाँ तो 164(2) है बच्चे, 164(2) में डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है उसकी रिपोर्टिंग ऑडिटर को करनी पड़ती है सेक्शन नंबर 143 में। चलिए नंबर 6 पे आपको लेकर के आ गया मैं जल्दी से, और 6 वाला कहता है इफ कंपनी चेंजेस नेम, कंपनी ने अपने नेम को चेंज किया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट, अगर नाम चेंज करते हो तो सर 2 साल तक पुराना वाला नाम भी चिपका के रखो अपने साथ में, तो सीधा आंसर है बच्चों, सबको याद है, ओल्ड नेम आपको साथ में 2 साल तक रखना पड़ेगा, नेम के साथ के प्रोविजंस आप पढ़िएगा, एकदम सीधा पॉइंट है। नेक्स्ट पे आ गया मैं, ए ने, अरे ये तो इंस्टीट्यूट ने दे दिया अपनी बुक से निकाल करके, ए ने हाउसिंग लोन लिया LIC से और बी ने कहा LIC जी अगर ए नहीं पे कर पाया तो हम आपको पे करेंगे सर, यानी इट इज अ मैटर ऑफ गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, एकदम इजी। नेक्स्ट पे आया, फटाफट ले लिया, अरे सर ये क्वेश्चन तो कितनी बार किया हमने, ए ने हायर किया है बच्चों, अपनी बुक में दे रखा है, हायर किया, एक एग्जाम में भी आ चुका है, ICA का स्टडी मैट में भी है भाई, ए ने एक हायर किया है कैरेज बी से, किराए पे लिया है भाई, और लिया है, इसका मतलब बेलमेंट का पार्ट तो है कि नहीं है, बिल्कुल है सर, वो भी अपना मॉनिटरी वाला बेलमेंट है ये तो, और कैरेज अनसेफ था जिसके बारे में बी को पता था, पता हो चाहे नहीं पता हो, अगर पैसा ले रहे हो भाई और सामने वाला बंदा इंजर होता है तो आपकी बिल्कुल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसकी इंजरी के लिए पैसा पे करोगे। ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंजरी। चलिए जी, नेक्स्ट में आ गया, ऐसा एक इंटरप्रिटेशन का रूल बोला है आपको, कार्डिनल प्रिंसिपल भी है, और जिसमें वर्ड को, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को बिल्कुल ऑर्डिनरी नेचुरल ग्रामेटिकल वर्ड आते ही सबको आंसर आ जाता है सर, इट इज अ मैटर ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन। बाकी के ऑप्शन छोड़ो सर, लिटरल साफ पता लग रहा है हमको, तो बिल्कुल अच्छी बात है, आपको अच्छे से पता है। 10th नंबर पे आइए, इन्होंने कहा वो वेयर एन एक्ट और ओमिशन कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर 2 और मोर एनेक्टमेंट। अच्छा, समझ में आया कुछ बात, ये तो क्वेश्चन चला गया भाई हमारा जनरल क्लॉसेस एक्ट का, कोई भी एक ऑफेंस 2 या 2 से ज्यादा एनेक्टमेंट के अंदर अगर कवर हो रहा हो तो ऑफेंडर को हम लायबल करेंगे अंडर आइदर और एनी ऑफ दोस एनेक्टमेंट, सीधा सा आंसर है भाई, क्वेश्चन आपने किया हुआ है। नेक्स्ट पे आता हूं, एक्स ने बेल किया अपने ऑर्नामेंट वाई को और स्पेशली उसको बोला था बेटा बैंक में रखना, घर पे मत रखना, चोरी चकारी बहुत हो रही है, बट वाई तो कहां मानने वाला था, उसने घर पे ऑर्नामेंट अपने ही लॉकर के अंदर रख दिए, अपने घर के अंदर ही खुद के ऑर्नामेंट्स के साथ में। 2 दिन के बाद में सारे गए, इसका भी गया उसका भी गया, सारे गए, चोरी हो गए, कहा था भैया बात मान ले, अब बताओ लॉसेस पे करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे, बिल्कुल पे करने पड़ेंगे। अदरवाइज बच्चों अगर ये अपने ऑर्नामेंट्स की तरह आप संभाल करके रखते हो तो बिल्कुल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन आपने बेलर के इंस्ट्रक्शंस को यहां पे फॉलो नहीं किया और इसलिए यहां पे वाई वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉसेस टू एक्स, सीधा सा आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे आपको लेके आ गया, विद रिगार्ड्स टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हाँ जी, with regards to the contract of agency which of the following statement is incorrect, भैया इसमें से incorrect कौन सा है, अरे सारे sentences पढ़ने पड़ेंगे, मतलब मुझे एजेंसी से रिलेटेड पॉइंट है, आइए पढ़ना शुरू करते हैं। A person who is a major can appoint minor as agent, बिल्कुल कर सकते हो सर, करो मना थोड़ी है, तो ये तो करेक्ट है बराबर। If an agent happens to be a person incapable of contracting principal, उसको लाइबल नहीं कर सकता, अगर एजेंट की जगह पे माइनर आ गया तो गया प्रिंसिपल, भाई साहब माइनर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये भी करेक्ट है। नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी, अरे फाउंडेशन से पढ़ते आ रहे हो, जब 3 करेक्ट दिख गए तो अपने आप पता लग गया डी वाला इनकरेक्ट है। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफिस बाय एन एजेंट इज नॉट सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर अपॉइंटमेंट, अरे जैसे ही आप एजेंट बन जाते हो आपकी एजेंसी बन गई भैया, एकदम से क्या कहते हो बच्चों,
एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफिस बाय एन एजेंट इज नॉट अ सफिशिएंट कंसिडरेशन। अरे यही तो कंसिडरेशन इसमें होता है, क्योंकि ऊपर वाले में अपन ने बोल लिया कि रियल कंसिडरेशन की तो जरूरत है ही नहीं, तो ये सेंटेंस ही इनका इनकरेक्ट सेंटेंस है। जो नॉट अ सफिशिएंट लिख दिया ना, इस वजह से ये सेंटेंस हो गया इनकरेक्ट। तो अपना 12th का डी नंबर आंसर बच्चे लोगों हो गया बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा इतना सारा डेट है। मिस्टर अलियम इशूड अ चेक, 25,000 का बच्चों चेक दिया है। डेट आपको देके रखा है इधर 2 फरवरी 20 का टू मिस्टर गांधी, विच वॉज डिपॉजिटेड बाय मिस्टर गांधी ऑन 16th of March 2020 इन हिज बैंक अकाउंट। द सेट चेक गॉट डिसऑनर। ओहो, डिसऑनर हो गया चेक, यानी कि आपका सेक्शन लग जाएगा भाई, इसके ऊपर तो सेक्शन लग रहा है अपना बराबर। और वो सेक्शन आपको कहता है 2 साल का जेल हो सकता है, डबल अमाउंट का पेनल्टी हो सकता है। मोस्ट पॉपुलर सेक्शन है, आप लोग जानते हो। सेट चेक गॉट डिसऑनर ऑन 17th March है बाय द बैंक साइटिंग इनसफिशिएंट फंड्स इन द अकाउंट। ठीक है, देन मिस्टर गांधी डिमांडेड द पेमेंट। अब आप लोग सब जानते हो चेक डिसऑनर होगा तो बैंक बताएगा सबसे पहले तो बराबर, जो भी पेई है उसको। पेई को ये चाहिए कि चेक को ड्रॉ करने वाले को इन्फॉर्म करे, जब ये इन्फॉर्म करे तो आपको उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से बराबर। और सामने वाले को इन्फॉर्म करने के बाद 15 दिन का टाइमिंग, 30 दिन में आप इन्फॉर्म करोगे, 15 दिन का टाइमिंग पेमेंट के लिए दोगे, और अगर नहीं आता है तो 16वें दिन से 30 डेज के अंदर अंदर 1 मंथ के अंदर अंदर सामने वाले पे सूट फाइल करोगे। ये आप अच्छी तरह से प्रोविजन जानते हैं। चलिए जी, तो देख लेते हैं भाई कि क्या ये प्रोविजन सही है कि नहीं है। द सेट चेक डिसऑनर हो गया 17 मार्च को, बैंक साइटिंग इनसफिशिएंट फंड्स ऑन द अकाउंट ऑफ मिस्टर अलियम, मिस्टर गांधी डिमांड द पेमेंट फ्रॉम अलियम बाय इशूइंग नोटिस। 31 मार्च को इन्होंने नोटिस दे दिया। सही है भाई, इनको 17 मार्च को पता लगा होगा, 31 मार्च को इन्होंने नोटिस दे दिया। जो अलियम को मिला है 2 अप्रैल को, अच्छा 31 को भेजा, 2 अप्रैल को उसको मिल गया। बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है सर, मिल गया, बढ़िया बात है ना। आपको जब मिला वहां से आपके पास में टाइमिंग है 15 दिन के अंदर पेमेंट करो। Assuming that Mr. Liam failed to make the payment within decided the timing, डिसाइडेड टाइमिंग में फेल हो गया। 15 दिन का टाइम देते हो, कितना देते हो बोलो बच्चों? 15 दिन का टाइमिंग देते हैं, नहीं तो 16वें दिन से 1 महीना में केस करेंगे। What is the last date by which Mr. Gandhi should have made a complaint in the court? यानी यहाँ पे लास्ट डे बाय विच गांधी शुड हैव मेड अ कंप्लेंट इन द कोर्ट। बताइए जल्दी जल्दी से वो कौन सी लास्ट डेट है बराबर। वो लास्ट डेट आपसे पूछिए बच्चों जहां से बस उनका कंप्लेन करने का जो राइट है सर, वो राइट हो जाएगा। खत्म 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 खत्म। तो क्या करूं सर, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, जल्दी बताओ। 2 अप्रैल को इनको मिला था, 2 अप्रैल से 15 दिन का टाइमिंग तो इनके पास में था, बोले तो 17 अप्रैल तक इनको पेमेंट करना चाहिए था। ठीक है, और 17 अप्रैल को अगर ये पेमेंट नहीं करता है तो भाई उसके 15 दिन का टाइमिंग मिलता है ना, तो 1 महीने का टाइमिंग मिलता है सीधा सीधा सा। और उसके अंदर अंदर अगर नहीं पेमेंट आया तो बस उसके बाद में अपने को सूट फाइल करने का राइट मिलेगा बराबर। क्या कहते हो आप लोगों ने? 1 महीने में सूट फाइल कर देना चाहिए। रूल क्या था? 15 दिन का टाइमिंग दे दिया पेमेंट के लिए, 17 अप्रैल तक पेमेंट होना चाहिए, नहीं तो 30 दिन के अंदर आपको केस कर देना है। उसके बाद आपके हाथ से राइट गया तो यहां से सीधा सीधा सा आंसर नंबर ए अपना एकदम करेक्ट आंसर दिख रहा है अपने को, जहां पे ये आपका केस करने का जो राइट है वो खत्म हो जाएगा। बोला भी यही है, व्हाट इज द लास्ट डेट बाय विच मिस्टर गांधी शुड हैव मेड अ कंप्लेंट इन द कोर्ट। इस डेट तक कंप्लेंट हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो सारे राइट्स आपके हाथ से गए। What among the following could be considered in the term immovable property as defined under section 3 और subsection दिया 26 of the General Clauses Act। इनमें से इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले बोला भाई सोयल है फॉर मेकिंग ब्रिक्स, ओके, राइट टू कैच फिश, राइट टू ड्रेन वाटर, और फिर आपको दिया है डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउस। ठीक है, फिर इन्होंने अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशंस आपको बना के दिए। फर्स्ट एंड फोर की अगर बात करें बच्चों तो फर्स्ट तो फिर भी खाली फर्स्ट एंड फोर तो नहीं है भाई, अभी ड्रेन वाटर वाला भी तो है अपने पास में, या नहीं है? या राइट टू कैच फिश वाला कोई ना कोई तो है अपने पास में, क्या कहते हो? राइट टू ड्रेन वाटर तो नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमने कहा कि सर फर्स्ट एंड फोर अगर नहीं है तो सेकंड वाला देखो, फर्स्ट सेकंड एंड फोर। फर्स्ट वाला जो है बिल्कुल सही है, जमीन के साथ अटैच है, मिट्टी निकाल रहे हैं, बराबर है, बिल्कुल सही है। और राइट टू कैच फिश जो हमारा है वो भी इसी के अंदर कवर है। ड्रेन वाटर जरूर इसके अंदर कवर नहीं है।
और डोर्स एंड विंडोज हाउस के हैं, हाउस के साथ ही कनेक्टेड हैं भाई, तो ये भी मूवेबल के अंदर आने चाहिए। तो इस हिसाब से तो अपने को बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही लग रहा है ना, बस बी ऑप्शन है, बाकी कुछ तो हो ही नहीं सकता है। सर ये राइट टू कैच फिश इमूवेबल कैसे हो गया बच्चे लोगों? सीधा सीधा सा है, जैसे अपना वो पास अवे वाला राइट था ना कि उधर से निकलने वाला जो राइट था आपका, बराबर, तो जिस तरीके से वो यहाँ पे पासिंग वाला जो आपका राइट था, उसी तरीके से कैच फिश का जो आपका राइट है वो भी इमूवेबल के अंदर आपका कवर रहेगा, बराबर। ड्रेन वाटर आपको डायरेक्टली दे के रखा है कि पानी का रास्ता बदला जा सकता है। बच्चों इसमें एक चीज समझो, जो चीज फिक्स है, बराबर, जनरली जो या तो जमीन से अटैच है परमानेंटली, या जो चीज एकदम फिक्स है जिसका रास्ता आप नहीं बदल सकते, वो सारी चीजें जो है वो इमूवेबल में जाती हैं। ड्रेन वाटर को अपने वैसे भी इमूवेबल के अंदर इंक्लूड नहीं किया है। डोर्स एंड विंडोज बच्चों हाउस के साथ, ओनली डोर्स एंड विंडोज हाउस से निकाल के अलग कर लोगे तो मूवेबल के अंदर आ जाएंगी, अदरवाइज इमूवेबल के अंदर कवर रहेंगी। ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो 14 का जो आंसर है अपना वो अपने को सही लगता है। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ जो है ये अपने को ध्यान में यहाँ पे रखना चाहिए। चलिए जी, तो बच्चों ये आपका एमसीक्यू का पार्ट था, ये मैंने आज आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है। 2 पार्ट में अपन करेंगे। आज अपन ने ले लिए केस बेस्ड एमसीक्यू और एमसीक्यूज, और सेकंड पार्ट आपके लिए मैं लेकर के आ जाऊंगा फटाफट से, जल्दी से, जिसमें हम लोग रिमेनिंग जो क्वेश्चन है उनके ऊपर अपनी बात को खत्म करेंगे। और आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं, तो फटाफट से सेकंड पार्ट को भी हम लोग कर लेंगे जल्दी ही खत्म। तो छोटा सा वीडियो था, छोटी सी बात थी, छोटा सा लेक्चर था आप लोगों के लिए, जरूर देखिएगा और इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से करिएगा। आने के चांसेस बहुत बनेंगे। पेपर में कोविड के क्वेश्चन है भाई, तो आने के चांसेस बनेंगे, या इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो आप लोगों को अच्छी तैयारी करनी चाहिए। तो फिर आपसे मुलाकात होगी जल्दी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बच्चों, टेक केयर।